हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ड्रोन रॉकेट बनाता था और अभी एक दिन पहले दिल्ली से पकड़े गए आतंकी ने भी आईईडी बनाने में इसकी मदद की थी। और एक दुख भरी बात यह है, दिल्ली ब्लास्ट मामले में घायल 2 और लोगों की मौत हो गई। अब मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच चुका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, सख्त से सख्त सजा देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ली, जिसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। और वहीं दोस्तों, जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया कि दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर इमाम पेशेंट मॉड्यूल लगाया गया। मरीजों की मदद के बहाने फिदायीन हमलवार ढूंढते थे डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन। 3 केस सामने आए हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई भी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 साल से फरार था हमूद। भाई जवाद के दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े इसके भी तार मिले। वहीं इधर हरियाणा के नूह में भी उमर के किराए के घर पर बम स्क्वाड ने जांच की, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिन तक यहीं रहा था उमर। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी समन भेजा गया। तो ये दोस्तों दिल्ली धमाके मामले से जुड़े कुछ नए अपडेट्स रहे आज के। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली खबर, आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आ रही कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम जल्द ही सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने एलपीजी आयात के लिए 1 साल का समझौता किया है। जी हाँ, अमेरिकी टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच ये पहली डील हुई है। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत, और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत होगी। और क्योंकि ये एलपीजी अन्य आयात की तुलना में थोड़ी सस्ती मिलेगी, तो हो सकता है आपको नए साल 2026 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिले। आखिरकार भारत अमेरिका के बीच जो टैरिफ विवाद चल रहा था, उसके बाद ये पहली डील साइन हुई है। दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है, तो इससे इसको भी बढ़ावा मिलेगा और भी भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। भारत अमेरिका के बीच इस डील को लेकर क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप। भारत की पीएसयू ऑयल कंपनियों ने यूएस से एलपीजी आयात के लिए ये ऐतिहासिक समझौता किया है। और इसके अलावा देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी बरतते हुए एक और राहत दी। अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों से 50% टैरिफ भी हटा दिया है। एक्चुअली इतने टैरिफ की वजह से यूएस में खाने पीने की चीजें काफी ज्यादा महंगी हो रही थी, तो इस कारण ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा और अमेरिका ने भारत के कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्रूट जूस जैसे प्रोडक्ट पर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है। तो इससे ये भी फायदा होगा, करीब $1 अरब के कृषि निर्यात को भी बड़ी राहत मिलेगी, है ना। तो भारत अमेरिका के बीच अब रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। 2 अहम फैसले हुए। एक तो भारत अमेरिका के बीच ये एलपीजी डील हुई, जिससे 2026 से ही 10% एलपीजी का आयात अमेरिका से होगा। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बोले कि इससे उज्ज्वला उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। और दूसरा, ये भारत के खाने पीने की चीजों पर जो टैरिफ घटाया अमेरिका ने, तो इससे भारत के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, है ना। इसके अलावा भी भारत के वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत की यूरोप, अमेरिका के साथ EAEU से भी FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा दोस्तों। सोना 1870 रुपए गिरा और अभी सोने की कीमतें 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी हैं। वहीं चांदी भी 4434 रुपए सस्ती होकर 1,55,000 रुपए प्रति किलो पर वापस आ गई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट क्या चल रहा है देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के कारोबारी अनिल अंबानी हवाला केस में दूसरी बार भी पेश नहीं हुए। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की गुजारिश की। 100 करोड़ के हवाला से जुड़ा मामला है इनका। और वहीं देखिए खबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर बोले कि भारतीय कंपनियों का कैश और मुनाफा काफी मजबूत है, तो भारत की तेज ग्रोथ जारी रहेगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का असर बहुत ही मामूली है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि क्रिप्टो को फिलहाल मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और मॉर्गन स्टैनली की भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि नए साल वित्त वर्ष 2026 में भी तेज रहेगा भारत का आर्थिक विकास। घरेलू मांग बनी रहेगी मुख्य वजह। चलिए अगला अपडेट देखिए, जनवरी 2026 में ITR फॉर्म और नए नियम को नोटिफाई करेगा CBDT। जी हाँ दोस्तों, अगले साल 2026 से भारत की कर व्यवस्था में भी ये बड़ा बदलाव होने जा रहा। CBDT का प्लान है जनवरी तक सरलीकृत आयकर अधिनियम 2025 के तहत नए ITR फॉर्म और नियमों को अधिसूचित करेगा और ये कानून 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होंगे। ये जो न्यू इनकम टैक्स कानून है, ये 1961 के पुराने कानून की जगह लेंगे, जिससे करदाता यानी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी, है ना। ये जो नया फॉर्मेट होगा, ये करदाताओं के लिए फायदेमंद होगा और भी इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। और इस नए टैक्स कानून की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी एम्स रायबरेली में पहली बार हुआ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का सफल ऑपरेशन, जिससे कई गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल पाएगी। एम्स रायबरेली में पहली बार डॉक्टरों ने ये सफल ऑपरेशन कर दिखाया है, जो कि भारत की चिकित्सा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और वहीं देखिए, अब समुद्र की लहरों से भी बन सकेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के इस युवक ने खोजी कमाल की तकनीक। जी हाँ, मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में ये अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां देश भर की युवाओं द्वारा बेहतरीन साइंस के मॉडल पेश किए गए। और कुछ ऐसा ही मॉडल अयोध्या के रहने वाले अमन पांडे द्वारा भी बनाया गया, जिससे कि आने वाले समय में समुद्र की लहरों के माध्यम से वेव एनर्जी उत्पन्न की जा सकेगी और वेव के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी, है ना। और अगला बड़ा अपडेट
देखिए दोस्तों, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम के तहत 7,712 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई। तो इस मंजूरी से हमारे देश में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और कंपनियों को लक्ष्य प्राप्त करने पर 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव दिया जाएगा। 17 कंपनियों को मिलेगी हजारों करोड़ की छूट। 250 ने आवेदन किया था, तो 17 की मंजूरी दे दी सरकार ने और घर में ही बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेड इन इंडिया, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी कल 19 नवंबर को कोयम्बटूर में प्राकृतिक खेती शिखर का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य है सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। वहीं बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने 6वें रामनाथ गोयनका का व्याख्यान को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार चुनाव जीत पर चर्चा करते हुए कहा कि लालू यादव ने विकास की जगह जंगल राज चुना। बिहार के रिजल्ट ने सबक दिया, सरकारों की प्राथमिकता सिर्फ विकास होना चाहिए। पीएम बोले कि बिहार के रिजल्ट ने दिखाया कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ी है। इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। महिलाओं का टर्नओवर पुरुषों से भी 9% ज्यादा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के विकास को आशा के मॉडल की तरह देख रही है। बिहार के जनादेश पर भी ये बातें कही। और अभी एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत पहुंचे थे। यहाँ पीएम ने ट्रैक मशीन में बैठकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट देखा। NHSRCL की तरफ से पीएम मोदी के दौरे की तस्वीरें भी जारी की गई। गुजरात में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा उसको लेकर पीएम मोदी ने पूरा निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। परसों 20 नवंबर को शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पीएम मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आखिरकार बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल 19 नवंबर को भंग होगी बिहार की वर्तमान विधानसभा। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। आज जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है। आखिरकार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। तो वर्तमान सीएम के तौर पर उन्होंने राज्यपाल को पत्र भी सौंप दिया है। 19 नवंबर को भंग होगी विधानसभा और शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होगा। तो इसके चलते सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। आदेश जारी हुए। बिहार पटना डीएम वगैरह की तरफ से भी ऑर्डर जारी किए गए। और इस बीच देखिए कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा बोले कि बिहार में दोबारा चुनाव होना चाहिए। एमपी इंदौर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जनता नतीजों से खुश नहीं है। चुनाव आयोग की मदद से ये रिजल्ट आया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग को भी ब्लेम किया। देखिए जरा आप। और वहीं दोस्तों अभी जो चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर अभियान चलाया जा रहा, तो इस पर भी देखिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के पहले ही चरण में 12,000 मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं। बीएलओ ने इन मतदाताओं के नाम काटे, जिसके पीछे वजह यह है कि इनमें से ज्यादातर मतदाता मृत हैं या स्थानांतरित हैं या डुप्लीकेट हैं। इस वजह से वोटिंग लिस्ट से इनका नाम हटाया जा रहा है। वहीं इधर असम राज्य में भी वोटर लिस्ट के स्पेशल डिवीजन का आदेश जारी हुआ। फाइनल सूची 10 फरवरी 2026 को जारी होगी। 12 राज्यों में अब तक 49 करोड़ फॉर्म बांटे जा चुके हैं चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि 1 साल से भारत और चाइना के संबंधों में सुधार हुआ है। कोशिश रहे दोनों देशों के रिश्ते विवाद में न बदलें। LAC समझौता भी फायदेमंद ही होगा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भारत चीन के रिश्तों को लेकर ये बातचीत की है। और वही खबर आ रही, वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीट का भी विरोध हो रहा। पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि इस लिस्ट को रद्द किया जाए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस के MBBS एडमिशन को लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और हार्ट अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में एक कॉलेज में स्पीच देते वक्त युवती की मौत हो गई। IT कंपनी के इवेंट में पहुंची थी ये। डॉक्टर बोले कि हार्ट अटैक की आशंका हो सकती है क्योंकि अचानक से इस तरह से गिरना दिल का दौरा ही एक मुख्य वजह होती है। और अभी तो उम्र कितनी थी, मात्र 24 साल की युवती जो कि स्टेज पर संबोधन कर रही थी, उसी दौरान अचानक से गिर जाती है पीछे खिसक के। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे सीधा मृत घोषित कर दिया। देखिए आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के मामले कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं यार, वाकई में बड़ी चिंता की बात है ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हवाई किराए में मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। केंद्र सरकार DGCA और AERA को नोटिस भेजा और मुफ्त चेक इन बैगेज का वजन घटाने पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि आपको पता होगा आए दिन जब भी त्योहार वगैरह के मौके आते हैं हवाई कंपनियां मनमाना किराया बढ़ा देती है। तो इस मामले को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA समेत इन सभी एजेंसियों को निर्देश जारी किए। अब देखते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब पेश किया जाता है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश में आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई। बिस्किट के 2 पैकेट लेकर जेल गए हैं। जी हाँ, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर से ये 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया और बाप बेटे को हिरासत में लेकर इस सजा का ऐलान किया है। चलिए खबर आ रही, वंतारा डॉक्यूमेंट्री सीरीज की जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होनी तय हुई। पशुओं के बचाव और संरक्षण पर आधारित सीरीज काफी लोकप्रिय हो रही है। हर दिन इसके दर्शक भी बढ़ रहे हैं और आखिरकार ये जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग हो रही है। आप भी चाहें तो इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को 10-10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जो 2021 में यह मामला आया था, इस पर अब कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। वहीं बड़ी खबर आ रही, मोबाइल के IMEI रजिस्ट्रेशन और छेड़छाड़ को लेकर DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से सचेत किया गया। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन और अन्य उपकरण बनाने, आयात करने और बेचने वाली सभी कंपनियों और व्यापारियों को IMEI नंबर के अनिवार्य पंजीकरण
निजीकरण और IMEI में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के गंभीर परिणामों को लेकर ये चेतावनी जारी की है। दूरसंचार विभाग का यह नोटिस जारी किया गया क्योंकि अक्सर आए दिन दोस्तों मोबाइल के IMEI नंबर में बदलाव करके फर्जीवाड़े किए जाते हैं और आए दिन साइबर फ्रॉड वगैरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो इसी को लेकर ये चेतावनी जारी की है केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, कहा कि 3 महीने में ध्वस्त करें जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी अनाधिकृत ढांचे। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम निर्देश जारी किए हैं। और वहीं पॉल्यूशन मुद्दे पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जहरीली नदियों पर राजस्थान सरकार से भी सवाल किया, कहा कि लूनी जोजरी प्रदूषण मामले में NGT के आदेश चुनौती देना सही है या गलत है। तो इस मामले को लेकर 21 नवंबर को फिर से सुनवाई होनी है। और देश भर के कई जगहों पर बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्य रोकने के सुझाव को ठुकराया और कहा कि इससे लोग प्रभावित होंगे। भले ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब कंडीशन में चल रही है, लेकिन जो सरकार ने ग्रेड 3 की पाबंदियां लगाई तो उसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया और कोर्ट ने इन राज्यों से सुझाव देने को भी कहा इस सभी मुद्दे को लेकर। कल 19 नवंबर को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की 10 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक के बीच यानी तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर 27 लाख से भी ज्यादा मनरेगा मजदूरों के नाम हटाए गए। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत ये मजदूरों के नाम काटे गए क्योंकि ज्यादातर मजदूर अवैध हैं और गलत तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस योजना का। और वहीं दोस्तों एक बड़ी दुखद खबर है, बीते दिन आपको पता होगा एक बड़ी बस अग्निकांड की घटना हो गई। मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत हो गई, जिनमें 18 लोग तो एक ही परिवार से थे। उम्रा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकरा गई। सऊदी अरब में एक दिन पहले देर रात ये बड़ा हादसा हो गया जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते समय एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई और पूरा आग का गोला बन गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे भी शामिल हैं। ईश्वर मरने वालों की आत्मा को शांति दे और इनके परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे, हमारी यही प्रार्थना है। और एक और बड़ी घटना हो गई, देखिए आप, यूपी के सोनभद्र में खदान में 54 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। 5 लोगों के शव मिल चुके हैं, 9 अभी भी दबे हुए हैं। डीएम बोले कि 75 टन वजनी चट्टान हटाना काफी मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो खदान हादसा हुआ था तो उसका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। NDRF SDRF की टीमें पत्थर को हटाने में जुटी हैं। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश के पूर्व PM शेख हसीना को वहां की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बांग्लादेश कोर्ट ने छात्रों की हत्याओं का दोषी माना शेख हसीना को। और बांग्लादेश के जो वर्तमान सरकार है यूनुस, वो बोले कि भारत हसीना को हमें सौंपे वापस। बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना कि भारत तुरंत शेख हसीना को हमारे देश भेज दे। सजाए मौत के ऐलान पर उपजे तनाव के बीच बोला पड़ोसी देश, क्योंकि शेख हसीना पर फैसला आने से पहले आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कई जगहों पर बम ब्लास्ट देखने को मिला। तो प्रदर्शनकारियों को तुरंत गोली मारने के आदेश भी जारी हुए और वहां काफी हिंसा फैली देश भर में। इस बीच आखिरकार बांग्लादेश की पूर्व PM को सजा सुना दी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा हमारा भारत? तो फांसी की सजा पर हमारे देश की भारत सरकार ने क्या कहा देखिए आप। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने तो अपील की है कि भारत हमें सौंप दे शेख हसीना को ताकि दोस्ताना रिश्ते बने रहे। तो इधर हमारे विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संपर्क बनाए रखेंगे। हम शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के पक्षधर हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तानी सिंगर तलहा अंजुम ने नेपाल में अपने कॉन्सर्ट में लहराया तिरंगा झंडा, जो कि भारत का झंडा है। तो उनके इस झंडा लहराने पर काफी विवाद पैदा हो गया, कई लोग भड़क गए। तो वो बोले कि झंडा उठाने से अगर विवाद होता है तो मैं ऐसा ही करूंगा। ये पाकिस्तान के काफी पॉपुलर सिंगर हैं जिन्होंने भारत का तिरंगा लहराया, तो पाकिस्तानी लोग काफी नाराज हो गए। वहीं खबर आ रही, ड्रग ले जा रही बोट पर अमेरिका ने हवाई अटैक किया। 75 दिनों में ये 21वां हमला देखने को मिला। अब तक 83 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ट्रंप ने इसको तुरंत उड़ाने का आदेश दिया था। पूर्वी प्रशांत महासागर में ये ड्रग तस्करी करने वाली नाव पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। और बड़ी खबर आ रही, ईरान ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा रोक दी। फर्जी नौकरी और तस्करी मामलों के बाद ये फैसला लिया। ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए 22 नवंबर से ये आदेश जारी करने का फैसला किया। 22 तारीख के बाद अब पासपोर्ट के साथ वीजा लेना भी अनिवार्य होगा, तभी आप ईरान जा पाएंगे। वहीं खबर है, साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में भी मदद करेगा अमेरिका। साउथ कोरियाई मंत्री बोले कि यह किम जोंग की नींद उड़ा देगी। और पाकिस्तान सरकार लगातार उनके रुपये की गिरती वैल्यू को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाए हैं। डॉलर खरीद पर नई पाबंदियां भी लागू की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। वहीं इधर यूक्रेन ने 100 फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस यूक्रेन दोनों के बीच अहम समझौता हुआ है। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स चल रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में तो पारा 5 डिग्री तक पहुंचा। ठंड ने 84 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। राजस्थान के भी 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। दिल्ली में टेम्परेचर अभी 9 डिग्री तक चल रहा है। देश भर में खास करके उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में तो आज भी शीतलहर का अलर्ट है और अगले एक सप्ताह तक तेज ठंड का असर रहेगा। दिन का तापमान भी अब तो गिरने लगा और मध्य प्रदेश के कई शहरों में तो स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच अब स्टूडेंट के लिए स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। और
और पंजाब में भी देखिए तापमान 5 डिग्री तक गिरा। मौसम विभाग का कहना है कि 20 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा पंजाब में। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी जिलों में पाला गिरा, निचले क्षेत्रों में ठंड बढ़ी, तापमान 6 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। और अब आगे आने वाले दिनों में और बर्फबारी होगी तो ठंड कड़ाके की सर्दी और बढ़ेगी, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 27 शहरों का पारा 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा, 4 जगह तो तापमान माइनस में चल रहा। हिमाचल शिमला से भी ज्यादा ठंड तो अभी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है। इधर हरियाणा में भी दिखने लगा ठंड का असर। हिसार का पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे पहुंचा, 5 शहरों का तापमान 9 डिग्री तक दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग का कहना कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर का एरिया सक्रिय हो रहा है। इसके चलते चेन्नई और तटीय इलाकों में बरसात का अलर्ट है, यानी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी तो तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और आंध्र प्रदेश के भी कुछ तटों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान गिर रहा है, लेकिन नवंबर में शीतलहर का असर नहीं होगा। तो ये कुछ मौसम की स्थितियां चल रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, 388 अंक चढ़कर 84,950 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 103 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बैंकिंग और ऑटो शेयर के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर 7% तक गिरा, दूसरी तिमाही के खराब नतीजों का असर दिखा। और खबर है किसान के बेटे ललित केसरे बिलियनियर बने। हाल ही में जो ग्रो का आईपीओ आया था तो ग्रो के आईपीओ ने 4 दिन में ही 70% तक का रिटर्न दिया। 2016 में इन्होंने कंपनी शुरू की थी और ग्रो की मार्केट लिस्टिंग के साथ ही ये बिलियनियर बन चुके हैं। वहीं इलॉन मस्क ने अपना नया एक्स चैट करके एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आईफोन 17 की चीन में मांग बढ़ी, बिक्री में 22% तक का उछाल देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंजी। सरकार का वादा था जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, दिल्ली ही खतरे में आ गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर जम्मू के पूर्व सीएम का यह बयान देखने को मिला है। और वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश में शुरू होगी मखाने की खेती। सरकार ने बनाई 18 करोड़ की कार्य योजना, केंद्र सरकार से भी मदद मिलेगी। बिहार के जैसे अब यूपी को भी मखाना की खेती का हब बनाया जाएगा। और एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट सामने आ रही, बीते महीने अक्टूबर में भारत का निर्यात 11.8% तक घटा है, जबकि आयात में उछाल देखने को मिला और भारत का व्यापार घाटा भी 41.6 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वहीं देखिए स्टूडेंट के लिए अपडेट, एसएससी ने जारी किए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नए फॉर्म। स्वयं लेखक सुविधा के भी नई शर्तों के साथ ये फॉर्म जारी हुए हैं, तो जो भी दिव्यांग स्टूडेंट है वो एसएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए खबर आ रही, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले उनके काफी करीबी पेत्रुसेव पहुंचे दिल्ली। एनएसए अजीत डोभाल से भी उन्होंने मुलाकात की और रूस भारत के रिश्ते मजबूत होने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा आरक्षण न दें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा, चुनाव आयोग असम की मतदाता सूची में विशेष संशोधन करेगा। 1 जनवरी तक जुड़ेंगे नाम। एसआईआर से एक काफी अलग है प्रक्रिया। वहीं खबर है अलायंस ने केंद्रीय बलों के स्थापना समारोह की तिथि बदलने पर जताया ऐतराज। सीआरपीएफ के बाद बीएसएफ रेजिंग डे पर भी सवाल उठे हैं। ये बड़े आयोजनों की तिथि बदली गई तो उसके बाद अभी काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। वहीं खबर है भारतीय सेना को मिलेगी स्वदेशी लेजर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली। अब 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन ड्रोन होंगे ढेर। इंडियन आर्मी और खास करके इंडियन एयरफोर्स इन एडवांस तकनीक से और भी ज्यादा पावरफुल होंगी। चलिए दोस्तों खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे। और देखिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया, रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। अब देने होंगे इतने रुपए। सभी जिलों को पत्र जारी हुआ इस संबंध में। जी हाँ, उत्तराखंड में अब जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की रजिस्ट्री करवाना महंगा होगा। दरअसल उत्तराखंड में अभी तक रजिस्ट्री चाहे कितनी ही कीमत की हो, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए ही लिया जाता रहा है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार के भी कुछ बड़े फैसले देखिए। हिमाचल प्रदेश में 40 साल से ज्यादा के लिए मंजूर नहीं होगी लीज। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। हिमाचल के राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज नियमों में बदलाव प्रस्तावित करते हुए ये नया अधिनियम पेश किया है और इसके तहत अब अधिकतम लीज की जो टाइमिंग होगी वो 40 साल ही होगी, जो कि अभी तक आपको पता होगा अधिकतर राज्यों में 99 साल की लीज ली जाती है, लेकिन हिमाचल में अब 40 साल की ही होगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी आचार संहिता लागू हुई। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया नोटिफिकेशन। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आचार संहिता का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने। और हिमाचल में एक सबसे बड़ा फैसला तो ये देखिए, खुले में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई। बिना लाइसेंस के अगर इन चीजों को बेचा तो सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। अब हिमाचल प्रदेश में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत स्तर पर सचिव लाइसेंस जारी करेंगे और कुछ सेलेक्टेड दुकानदारों को ही तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति मिलेगी। हिमाचल पंचायती राज विभाग की तरफ से तंबाकू उत्पादों की खुले में बिक्री पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्थायी दुकानों या सत्यापित पते वाले प्रतिष्ठानों को ही तंबाकू प्रोडक्ट बेचने के लाइसेंस मिलेंगे और इन नियमों का भी पालन करना होगा कि 18 साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएंगे वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए, बजट 2026 की तैयारियां चल रही हैं और रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बूस्टर मिल सकता है। 10,000 करोड़ का स्पेशल एलोकेशन जारी कर सकती है बजट में केंद्र सरकार, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जियो फाइनेंस ने बनाई तीसरी आंख, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक। अब
सबकी निगरानी एक साथ रख पाएंगे और पलक झपकते आपको खबर भी मिल जाएगी। दरअसल रिलायंस समूह की कंपनी जियो फाइनेंस ने अपने ग्राहकों के लिए अनोखा फीचर लॉन्च किया, जिससे ग्राहक अब अपने पूरे पैसे, इन्वेस्टमेंट वगैरह को पूरा कंट्रोल कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। जियो फाइनेंस ऐप पर ही ये नया फीचर आपको देखने को मिलेगा। आप अपने इन्वेस्टमेंट वगैरह, निवेश, ETF, SIP, म्यूचुअल फंड सबको एक साथ ट्रैक कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा। राजस्थान की धरती पर जवानों ने दिखाया शौर्य। भारत ब्रिटेन के बीच ये नया सैन्य अभ्यास शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया अजय वॉरियर 2025। तो ये कल सोमवार को शुरू हो चुका है। ये अभ्यास राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हो रहा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। 17 तारीख से शुरू होकर 30 नवंबर तक जारी रहेगा ये सैन्य अभ्यास, है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दल बदल कानून के तहत पहली बार विधायक की सदस्यता रद्द कर दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से जारी ये फैसला आप देख सकते हैं। TMC नेता की विधायकी रद्द की है। और वही खबर आ रही, कर सुधार और भारत जापान साझेदारी से मजबूत होगा ऑटोमोटिव सेक्टर। ग्रांट थॉर्नटन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। दुबई एयर शो 2025 के उद्घाटन पर भारत ने अपने रक्षा और विमानन क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा भी हो चुकी है। इसी महीने 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के दौरान ये सम्मान समारोह आयोजित होगा और ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और खबर है, घूमर महोत्सव कल 19 नवंबर को मनाया जाएगा पूरे राजस्थान में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई। वहीं 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 की रिपोर्ट सौंपी। PM नरेंद्र मोदी ने पैनल सदस्यों से भी मुलाकात की। और खेल जगत से अच्छी खबर देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में 6 स्वर्ण समेत 10 पदक जीतने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी। वहीं चेस वर्ल्ड कप में भी अर्जुन क्वार्टर फाइनल में अकेले भारतीय रहे। अमेरिका के लेवोन अरोनियन को हराया। हरि कृष्णा टाई ब्रेक में मार्टिनेज से हारे। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की दरों में 26% तक की बढ़ोतरी कर दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। वहीं बेरोजगारी पर सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए कि बीते महीने अक्टूबर में नहीं घटी नहीं बढ़ी बेरोजगारी दर। सरकार की तरफ से ये सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई और कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 5.2% पर स्थिर रही है। बीते महीने भर में कोई बदलाव नहीं हुआ ऐसा। चलिए दोस्तों, सहारा निवेशकों के लिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि निवेशकों के पैसे ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की सैलरी तक भी लटकी हुई है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में सहारा की संपत्ति अडानी ग्रुप को मिलेगी या नहीं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या कहा, तो देखिए आप, जो अभी तक चर्चा चल रही है, सरकार प्लान कर रही है कि सहारा समूह की संपत्तियों को अडानी समूह को हस्तांतरित किया जाए, राइट। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा, क्योंकि कोर्ट ये सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो और उन्हें उनका पैसा वापस मिले। तो कोर्ट इस मामले में तेजी से कार्यवाही कर रहा है और इसी मसले को लेकर बीते दिन भी सुनवाई हुई और इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का भी आदेश दिया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। और खबर आ रही दोस्तों, 25 नवंबर को अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे तकरीबन 80 चार्टर्ड विमान। कई बड़े VVIP पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है 25 नवंबर को। PM मोदी भी आएंगे इसमें। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, हीरो एक्सट्रीम 160 R4V कॉम्बैट एडिशन रिवील हुआ। इसकी अनुमानित कीमत 1,35,000 तक हो सकती है। और 2026 कावासाकी Z1100 भारत में लॉन्च हुई। इसकी कीमत 13.25 लाख के लगभग है। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी अपडेट आ रहा। इस सप्ताह ओप्पो और रियलमी समेत 5 मोबाइल फोन भी लॉन्च होंगे। और प्रदूषण पर एक और बड़ी खबर देखिए, रेड जोन में चल रही अभी यूपी नोएडा की भी हवा। ग्रेप की पाबंदी भी नहीं सुधार रही हालात। 15 दिनों से स्थितियां काफी चिंताजनक चल रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में भी प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा चल रहा है। प्रदूषित हवा लोगों को बीमार कर रही है। देश में ग्रेटर नोएडा दूसरा और नोएडा तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। और खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल भुगतान करना अब आसान होगा। फास्टैग की सुविधा लागू करने जा रही है MCDB, तो इसके जरिए आसानी से टोल भुगतान किया जा सकेगा। और देखिए, बिजली के दरों में 8% राहत देने की मांग की जा रही है। कंपनियों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपए भी बकाया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सरकार व विद्युत नियामक आयोग से उपभोक्ताओं को बिजली बिल वृद्धि से राहत देने की मांग की है। और अगर ये मांग स्वीकार कर ली जाती है तो उम्मीद है यूपी में जल्दी लोगों को थोड़ी बिजली सस्ती मिलेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, झारखंड सरकार का बड़ा कदम, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 183 करोड़ की नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी, जिससे गाँव में पेयजल की समस्या दूर होगी और नल वगैरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं खबर है, राजधानी दिल्ली में 24 नवंबर और 11 दिसंबर को शिक्षक अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मैंने आपको बताया था, अपडेट कर ली। यूपी के विभिन्न जिलों से भी शिक्षक आएंगे और इनकी कई मांगे हैं, जैसे डिजिटल अटेंडेंस और TET अनिवार्य समेत कई मुद्दों को लेकर ये 2 दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर ये टीचर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए खबर आ रही, खुशखबरी है, श्री माता वैष्णो देवी भवन पर अब श्रद्धालुओं के लिए विशेष हवन की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बुक कर पाएंगे। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में PM सूर्य घर योजना की बड़ी सफलता। अब तक 3.25 लाख घरों पर सोलर लग चुके हैं और छोटे व्यवसायों को भी इससे राहत मिली है। रिपोर्ट जारी की सरकार ने कि छोटे व्यवसाय और परिवारों को मुफ्त बिजली तक लाभ मिल रहा है। 1808 करोड़ तक की सब्सिडी भी वितरित की जा चुकी है यूपी के अलग अलग जिलों में। चलिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट की एक नई पहल देखिए, डाक विभाग अब नई सुविधा देने जा रहा। अब पोस्टमैन घर आकर बनाएंगे बुजुर्गों का जीवित प्रमाण पत्र, जिससे उन्हें पेंशन में भी आसानी होगी। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट घर पर ही सबमिट हो सकेगा। फिलहाल यूपी के कई जिलों में डाक विभाग की तरफ से नई पहल की जा
जा रही है। मात्र 70 रुपए शुल्क लेगा और पोस्टमैन घर पर ही आकर ये सुविधा देगा, जिससे बुजुर्गों वगैरह को राहत मिलेगी। कहीं बैंक वगैरह या कहीं CSC सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा ना, बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ 70 रुपए में घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र ID बन जाएगी। और खबर देखिए, यूपी का एक गाँव देगा 1000 गाँव को बिजली, बनेगा उत्तर भारत का पहला सबसे अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादक करने वाला राज्य है। दरअसल प्रयागराज जिले का कोसड़ा कला गाँव अब सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। यहाँ 120 मेगावाट की क्षमता वाले 2 नए सोलर पावर प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 10,000 घरों में पहुंची टीम, कईयों के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ये तो सिर्फ फिरोजाबाद जिले के आंकड़े हैं, बाकी प्रदेश भर में अब बिजली विभाग की सख्ती से खलबली मच गई है। कई लोगों का जो बिजली बिल बकाया है अभी तक भी चुकता नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, चिकित्सा विभाग के ताजा फरमान से नाराज हुए चिकित्सक। SMS मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के अधीक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। राजस्थान का मामला है और गवर्नमेंट के इस फैसले से चिकित्सक नाराज नजर आ रहे, देख सकते हैं आप जानकारी। वही खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परसों 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का दौरा करेगी। यहाँ 2 नई योजनाओं की शुरुआत करेगी। पीढ़ीगत वेदों को सालाना 5,000 रुपए मिलेंगे और अखरा देवस्थलों के विकास के लिए 5 से 20 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे। खबर है, दिल्ली NCR के पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हुआ। 28,000 से घटकर 4,000 रह गई पराली जलाने की घटनाएं, फिर भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा और इस मामले पर कल 19 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली NCR में हवा की खतरनाक हालत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अलग अलग राज्य सरकारों को ये निर्देश भी दिए। मैंने आपको बताया था अपडेट है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ समेत देश भर के बिजली कर्मी करेंगे सत्याग्रह। केंद्र सरकार से संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की गई। 30 नवंबर को दिल्ली में ये बड़ी रैली होने जा रही है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन AIPEF और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स की तरफ से केंद्र सरकार से बिजली बिल संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की है। 15 नवंबर से ही इसके सम्मेलन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी और अब 25 जनवरी तक देश के सभी राज्यों में बिजली कर्मी, किसानों और उपभोक्ताओं के सम्मेलन भी होंगे इस मुद्दे को लेकर। सरकार को चेतावनी दी कि इस नए विधेयक से बिजली कंपनियां दिवालिया हो जाएगी और किसानों के लिए भी बिजली महंगी होगी, तो इसलिए इस विधेयक को वापस लेने की मांग की जा रही है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। रेलवे में अप्रेंटिस के 1785 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज 18 नवंबर से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 17 दिसंबर 2025, तब तक आवेदन किए जा सकते हैं। और वहीं वेस्ट बंगाल में स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2308 पदों पर भी भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल रहेगी। इसमें 12 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म चालू है। लास्ट डेट रहेगी 25 नवंबर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों को अप्रत्याशित फायदा हो सकता है और मकर राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग दिख रहे हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारी भारतीय सेना का किस देश की आर्मी के साथ युद्धाभ्यास चल रहा राजस्थान में। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।